नमस्कार, जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर पलामू के पांकी से, जहां पर अमानत नदी पर निर्माणाधीन पुल जो है वो धंस गया है। बीच से टूटकर पुल किनारे से एक हिस्सा जो है वो धंसा है। कॉन्ट्रैक्टर पर घटिया निर्माण का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों ने कॉन्ट्रैक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कॉन्ट्रैक्टर पर एफआईआर दर्ज कराने की भी तैयारी की जा रही है। तस्वीरें आपके सामने देखिए, ये निर्माणाधीन पुल जो अचानक से उसका एक हिस्सा जो है वो ध्वस्त हो गया है। पांकी विधायक ने एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है। बरसात में काम रोकने के निर्देश दिए गए थे। कॉन्ट्रैक्टर ने बरसात में भी इस काम को जारी रखा। पांकी की डूब पंचायत की यह घटना, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, और निर्माणाधीन पुल का ये एक हिस्सा जो है पलामू के पांकी से, ये तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं, पुल के नीचे जो इस वक्त टूट चुका है। तो घटिया निर्माण का आरोप ग्रामीणों की तरफ से लगाया जा रहा है। आरोप ये भी कि बरसात के वक्त में लोगों की तरफ से कहा गया था कि इस निर्माण को रोक दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद कॉन्ट्रैक्टर नहीं माना और लगातार काम किया जा रहा था। संवेदक है सब रिलेटेड अनूप जायसवाल, और इनका दो काम है। कौन कौन जगह है? तिवारी जी पर है, गुड़गांव में है, द्वारिका में है। तो वहाँ संवेदक जो है जेई को, एसडीओ को बोलता है कि हम सर काम करने जा रहे हैं, हम ढालने जा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन देता है, तो हम जेई को, एसडीओ जाता है वहाँ। ये अनूप जायसवाल है, ये कोई किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, न एसडीओ, जेई, स्कूटी जो है कि हम हमारा ढलाई है, फाउंडेशन का हो, चाहे स्लेब का हो, चाहे गटर का हो, वे इन्फॉर्मेशन नहीं देता है और अपना काम कर देता है। क्या स्थिति दिख रहा है? आप जांच करने आए हैं। आपको एग्जीक्यूटिव साहब कि इनको कोई लेना देना नहीं। जो जायसवाल, अनूप जायसवाल इस ब्रिज को बना रहे हैं, सबलेट लेकर के से ये आपका ये कॉन्ट्रैक्टरशिप कर रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा किसी को खबर नहीं की है। अब ऐसे ही ऐसे अपना वो ढलाई शुरू कर दिया है। कितना छड़ बांधे, कितना रोड बांधे, क्या उसका क्वांटिटी है ये के अनुसार दिए कि नहीं दिए, कोई लेना देना नहीं है। ये मनमानी का हद है यहाँ पर। और पांकी विधानसभा में अभी यहाँ पर तो ऐसा हम लोग इसको देख रहे हैं। अब यहाँ टूटा, इसके पहले ऐसा टूटा था आपका कि ये तेतराई वाला पुल टूटा। तो देखिए, ये लापरवाही की इंतहा है। लापरवाही भी इस मामले की ग्रामीणों की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि बरसात के दिनों में इस कार्य को रोका जाए। साथ ही साथ निर्माण की क्वालिटी को लेकर के भी सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन क्या क्वालिटी इसके अंदर इस्तेमाल की जा रही थी? बीच से ही ये पुल टूट चुका है और अभी ये निर्माणाधीन ही है, बनकर पूरी तरह से तैयार भी नहीं हुआ। अब ग्रामीणों का यह कहना है कि कॉन्ट्रैक्टर पर एफआईआर दर्ज हो और कार्रवाई होनी चाहिए। तो पांकी के डूब पंचायत की तस्वीर है। भ्रष्टाचार का स्तर कितना है यह आपको यहाँ देखने को मिलेगा। हम मौजूद हैं पांकी थाना अंतर्गत एक पुल निर्माण में, जहाँ निर्माण होते ही जो पुल की स्थिति है बर्बाद हो गई है। पुल हर जगह धंस चुका है। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह पुल के जो परखच्चे उड़ गए हैं और पूरी तरह से नीचे नदी में धंसा हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं कि बिल्कुल बड़ी बड़ी दरारें हो गई हैं और निर्माण कार्य होने के दौरान ही ये बड़ी घटना हुई है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि जो निर्माण कार्य हो रहा है उसमें कितनी गुणवत्ता है और आखिर कितना जान डाला जा रहा है इन पुलों में कि निर्माण होते ही इनकी स्थिति ऐसी हो जा रही है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी हैं जो बताएंगे कि आखिर कब से काम चल रहा था और क्यों ये पुल धंस गया। बताइए। पुल तो पानी नदी आने के चलते सब सेटिंग्स दब गया, जिसके चलते पुल बैठ गया। और रड क्या बांधा है, रड माने क्या एमएम था, ये तो हम लोग नहीं बता सकते, तो इंजीनियर ही बताएंगे कि कितना एमएम का रड डाला जाएगा कि सही रहेगा। कहीं ना कहीं बरसात में विभाग के द्वारा पुल निर्माण कार्य की मनाही थी, मगर कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा बिना सूचना दिए यह पुल निर्माण कार्य जारी कर दिया गया। कहीं ना कहीं बरसात के समय में पानी के बहाव के कारण पुल धंस चुका है। हम कुछ बात करेंगे, और भी ग्रामीण हमारे साथ हैं कि आप बताइए कि बरसात में काम नहीं करना चाहिए था। बरसात में काम चालू था, यहाँ पुल का चालू था और बरसात के दौरान ही पुल कब धंसा ये बताइए। पुल आजकल में धंसा, कल बारिश हुआ तब धंसा। ये बताइए कि बरसात में निर्माण कार्य नहीं किया जाना रहता है पुल का, लेकिन कितने दिनों से यहाँ निर्माण कार्य चल रहा था? 2 साल से चल रहा है। और ये बरसात में भी चालू रहा? हाँ। बंद नहीं हुआ काम? नहीं।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ग्रामीण भी बता रहे हैं कि बरसात में निर्माण कार्य जारी था, कहीं ना कहीं निर्माण कार्य होते रहने के कारण अचानक हुई बारिश से नदी का बहाव तेज हुआ और यही कारण है कि पुल धंस गया। आपको हम और भी दिखाते हैं कि पूरी की पूरी स्थिति यहाँ पे खराब हो चुकी है। आप देखिए कि एक पुल का हिस्सा ही नीचे नदी की ओर धंसा हुआ है और इसमें बड़ी बड़ी दरारें हो गई हैं। आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो छड़ों की जो यहाँ पे इस्तेमाल की गई है, छड़ भी बहुत सही नहीं है और छड़ भी टूट कर जो है सो ऊपर लटका हुआ है। तो आप ये देखिए कि इनकी गुणवत्ता क्या है और किस तरह से यहाँ काम हो रहा है। कहीं न कहीं इसका खामियाजा यहाँ के रहने वाले ग्रामीण भुगत रहे हैं, क्योंकि आना जाना ग्रामीणों को ही है इस पुल से। कहीं ना कहीं जो सरकारी पैसे का दुरुपयोग है पलामू में बहुत ज़्यादा हो रहा है। ज़रूरत है कि जो कॉन्ट्रैक्टर हैं इस तरह का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज करके उन्हें जेल भेजने की, ताकि जो सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है इस तरह से ना हो। संजय भारती, न्यूज़ 18, पलामू। अगली तस्वीर देवघर से है, जहां तेज बारिश की वजह से देवघर और सारठ NH पर हड़ुआ जोरिया पर बना डायवर्जन जो है वो बह गया। तस्वीरें देखिए, ये डायवर्जन जो है वो तेज बारिश के बहाव की वजह से बह जाता है। डायवर्जन के बह जाने से अब आवागमन सीधे तरीके से ठप है। ग्रामीणों की परेशानी बढ़ी हुई है, लोग परेशान, लेकिन इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल किया जाता हुआ जो बेहद खतरनाक है। अधिकारियों ने बताया कि इस डायवर्जन को ठीक होने में अभी 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है। बनाया गया कि जो एक ही बारिश में जो है उस तरह से बह गया और आवागमन पूरी तरह से ठप है। अब उसमें दौआ नदी पर डिस्चार्ज ज़्यादा है, वो एंटीसिपेशन लगता है कि सही नहीं हुआ और सडन बारिश से जो है डिस्चार्ज बढ़ गया तो बढ़ गया, लेकिन वो आज से कल तक में ठीक हो जाएगा। डे नाइट वर्क चल रहा है। खबर साहिबगंज से, जहां तिलभिट्टा गांव में मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर ही ग्रामीणों ने अपना आक्रोश जाहिर कर दिया। ग्रामीण 3 गुलेल और पत्थर के साथ पारंपरिक हथियारों से लैस होकर पुलिस पर हमला कर देते हैं। इस दौरान ग्रामीणों ने ईंट पत्थर से पुलिस वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर ये टीम पहुंची थी मानव तस्करों को पकड़ने के लिए, लेकिन ग्रामीणों के आक्रोश का सामना पुलिस टीम को करना पड़ता है। जिस वाहन से पुलिस यहां पर पहुंची थी उस वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। पुलिस को अपना वाहन छोड़कर पैदल ही यहां से भागना पड़ा। हमले में कुछ पुलिसकर्मियों को चोट भी आई है। बीते रात्रि रंगा थाना प्रभारी के द्वारा मानव तस्करी के विरुद्ध न्यायालय के द्वारा जारी वारंट का तामिला एवं अभियुक्तों को गिरफ्तार करने हेतु ग्राम तिलभिट्टा में छापामारी के लिए गया था। पुलिस की पूरी टीम गई थी, महिला और पुरुष के साथ। वहां पर ग्रामीणों ने अपराध कर्मियों को गिरफ्तारी का विरोध किया, उसको भगा दिया और पुलिस दल पर पथराव किया। गुलेल से, पत्थर से, तीर से चलाया। हालांकि पुलिस पार्टी को कहीं बहुत चोट नहीं आई, हल्की फुल्की चोटें हैं, बिल्कुल नॉमिनल। हम लोग इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। सदर अस्पताल के बाद रिम्स में भी OPD सेवा अब शुरू हो गई है। रिम्स OPD के बाहर लंबे मरीजों की कतार देखने को मिल रही है। दरअसल कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी आने के बाद एक बार फिर से रिम्स प्रबंधन ने मरीजों की समस्याओं को देखते हुए सिर्फ 6 विभागों के OPD को शुरू करने का निर्णय लिया है। कोविड गाइडलाइन के मानकों का ख्याल रखते हुए प्रबंधन ने यह फैसला लिया है। रिम्स OPD का जायजा लिया संवाददाता निरंजन ने। सदर अस्पताल के बाद रिम्स में भी OPD सेवा की शुरुआत कर दी गई है। रिम्स के OPD के बाहर आप देख सकते हैं कि मरीजों की संख्या यहां देखने को मिल रही है। बता दें कि कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी आने के बाद रिम्स प्रबंधन ने मरीजों को संख्या को देखते हुए यहां 6 विभाग की शुरुआत की है। नेत्र रोग, नाक कान एवं गला, चर्म रोग, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी एवं यूरोलॉजी विभाग में मरीजों की उपचार किया जाएगा। कोविड गाइडलाइन के मानकों के तहत यहाँ मरीजों की इलाज की जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ OPD के बाहर जो विभाग है यह नेत्र रोग, कान एवं गला विभाग है। यहाँ पे मरीज हैं और लाइन में अपने इंतजार कर रहे हैं। मैं बात करता हूँ, आप कहाँ से आए हैं? कोकर। करीब 2 महीने के बाद OPD खुली है, क्या चीज़ का इलाज करने के लिए आप आए हैं? वो बच्चा का कान को। 2 महीने के बाद रिम्स का OPD की शुरुआत हुई है। कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ते देखते हुए लेकर के इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन अब देखा जा रहा है कि पूरे झारखंड में कोरोना मरीज की संख्या में भारी गिरावट हुई है। उसको लेकर के रिम्स प्रबंधन ने OPD की शुरुआत की है। कैमरामैन अमित के साथ निरंजन, न्यूज़ 18 रांची।
और बड़ी खबर राजधानी रांची से, जहां झारखंड में जल्द कैबिनेट विस्तार जो है वो हो सकता है। कैबिनेट के विस्तार की अटकलें इसलिए भी तेज हो गई हैं क्योंकि झारखंड की सियासत दिल्ली शिफ्ट हो चुकी है। सीएम हेमंत सोरेन और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के साथ मंत्री रामेश्वर उरांव भी दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली दौरे के दौरान सीएम कांग्रेस आला कमान और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह से कई मुद्दों पर बातचीत करने वाले हैं। इनके दिल्ली दौरे से कैबिनेट विस्तार की अटकलें बेहद तेज होती हुई। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश में कुछ मंत्रियों के विभाग जो हैं वो बदले जा सकते हैं। वहीं कांग्रेस कोटे के एक मंत्री का चेहरा भी बदला जा सकता है। बताया जा रहा है कि आरपीएन सिंह ने पिछले दिनों पार्टी के मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की थी, जिसमें संथाल से आने वाले एक मंत्री के काम पर नाराजगी जाहिर की गई। कांग्रेस में शामिल होने वाले नेता बंधु तिर्की और प्रदीप यादव का मामला दल बदल में फंसा हुआ है। वहीं कांग्रेस की कोशिश है कि जल्द इस मामले का निपटारा हो। आपको बताते चलें कि सरकार में मंत्री पद की 12 सीट जो है, 12वीं सीट वो खाली है और ऐसे में ये तमाम कवायदे इस वक्त दिखती हुई। पलामू में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 ने मंगलवार को पलामू के सुदना में दलित परिवारों की बेबसी की खबर को दिखाया था। इस खबर पर खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया है। पलामू की खबर पर मुख्यमंत्री की तरफ से संज्ञान लिया जाता हुआ पलामू डीसी को सीएम ने निर्देश दिए हैं। सीएम ने ट्वीट करते हुए पलामू डीसी को तुरंत मामले पर संज्ञान लेने के निर्देश दिए। साथ ही सीएम ने निर्देश दिया कि सभी को जरूरी सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाते हुए उन्हें सूचना दी जाए कि लोग यहां रहते हैं लेकिन आज तक इनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया। आवास बनाने को लेकर कई बार अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक गुहार लगा चुके हैं। इसके बाद भी करीब 4 साल से उनके आवेदन को ऐसे ही उलझाकर और लटका कर रखा गया है। कई बार अधिकारी और जनप्रतिनिधि यहां तक कि इन लोगों को डांट कर भगा देते हैं, जिस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से संज्ञान लिया जाता हुआ और ट्वीट कर उन्होंने खुद डीसी पलामू को इस पूरे मामले पर संज्ञान लेने की बात कही है। तो मंगलवार को ही न्यूज 18 ने पलामू के सुदना के 100 दलित परिवारों की बेबसी की तस्वीर दिखाई थी। इन लोगों के पास अपना घर नहीं है। बारिश के मौसम में ये लोग टूटे घर और झोपड़ियों में प्लास्टिक लगाकर रहने को मजबूर हैं। बारिश का पानी इनके घरों में गिरता रहता है, लेकिन इन लोगों को आज तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला। आवास बनाने को लेकर ये लोग कई बार अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों के चक्कर लगा चुके हैं, गुहार लगा चुके हैं, लेकिन करीब 4 साल से उनके आवेदन जो हैं वो सिर्फ धूल फांक रहे हैं। इस पर संज्ञान लेने वाला कोई नहीं। रहत ही है अब पर हुए से कागज पत्र सब बना के मुखिया भी ले दिले है। अब अभी ले हमन के कॉलोनी निके भेटन तो हमन कहाँ रहूं ढहत बिलात में नदी किनारे ही है। का सब बोलेलन आज इन साल नहीं निकलता, पर साल कागज अथी खेत बंटवावा तो हम खेत बंटवाई बेटा के अलग गे तब न होता घर बार सब टूट गया। मुखिया भी दौड़ के गैला तो कहत कि अभी आज नहीं खे तो काल नहीं खे, 2 साल 3 साल बिता दिया। अब हमार एकदम रहे के शरण नहीं खे। झारखंड में कोरोना संक्रमण का ग्राफ अब स्थिर होता नजर आ रहा है। कल राज्य में 184 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जबकि 596 लोगों ने कोरोना को मात दी है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 4 लोगों की मौत हुई है। बात अगर राजधानी रांची की करें तो इन्हीं पिछले 24 घंटों में 9 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जबकि 1 मरीज की मौत हुई। झारखंड में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या इस वक्त 2646 पहुंच चुकी है और इसी के साथ कोरोना से झारखंड का रिकवरी रेट जो है वो बढ़कर 97.75% तक जा पहुंचा है, जो देश के रिकवरी रेट से अधिक है। झारखंड में कोरोना संक्रमण काल में मरीजों की सेवा करने वाली नर्सिंग स्टाफ के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। कोलकाता की रीतू हॉस्पिटैलिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। कॉन्ट्रैक्ट पर नर्सों को बहाल कराने वाली कंपनी के लोग फरार हो चुके हैं। ऐसे हालत में 100 से ज्यादा नर्सों को उनका वेतन कौन देगा,
इसका जवाब किसी के पास नहीं है। कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल की गई नर्सों के काम दिलाने के एवज में 1,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक की उगाही भी की। ऐसे में नर्सें खुद को अब ठगा हुआ महसूस कर रही हैं। 7 तारीख से ज्वाइनिंग लेटर आया। हम लोग 8 से ड्यूटी किए हैं। ड्यूटी अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन सैलरी का कुछ अता पता नहीं है। और जिन लोग के थ्रू हम लोग आए थे, रितु हॉस्पिटैलिटी के थ्रू आए थे, वहाँ के जो सर है वो लोग भी कोई फ़ोन नहीं उठा रहे, हम लोग का कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते हैं। हम लोगों से लिया गया था ये कह करके कि आप लोगों को रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा यहाँ पे, और ऊपर से आई कार्ड और ड्रेस का बोल करके पेमेंट लिया गया। तो हम लोग से मिनिमम 1,000 करके लिया गया, लेकिन किसी से 6,000 10,000 ऐसा भी लिया गया है। तो हम लोग काम अपना स्टार्ट कर दिए। जिस दिन से हम लोग को रोस्टर में नाम निकलता है वो रोस्टर से के हिसाब से अपना काम स्टार्ट कर दिए। बहुत सारे लड़की लोग हैं जो यहाँ पे हम लोग, बहुत सारे लड़की हैं जो जिस इंस्टीट्यूट से आए हैं, बहुत लोग पॉजिटिव भी हुई थी। अपना पॉजिटिव होने के बाद भी अपना प्रिकॉशन और दूसरे को भी बचाव रखते हुए अपना मेडिकेशन लिए, आइसोलेट किए अपने आप को रूम में अलग। उसके बाद बताइए सर, ठीक हो जाने के बाद भी हम लोग हॉस्पिटल ज्वाइन किए। बोला गया हम लोग को कि पेमेंट मिल जाएगा, लेकिन 1 मंथ होने जा रहा है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। कॉल किया जाता है, कोई कॉल रिसीव नहीं करता है। यहाँ पे हो जाएगा, और सैलरी भी बताया कि 16,500 देंगे करके। तो हम लोग छोड़ के वहाँ से घर से आगे, घर वाले भी मना कर रहे थे कि यहाँ पे नहीं जाना है, क्योंकि अभी कोविड का है, बहुत सारा ऐसा है, कुछ भी हो सकता है कि आप भी पॉजिटिव हो सकते हो करके। उसके बावजूद भी हम लोग घर वालों की बात नहीं मानते हुए फिर भी आए अपना यहाँ पे योगदान दिए। गोड्डा के थैलेसीमिया पीड़ित विवेक की मदद के लिए प्रशासन आगे आया है। इस महीने विवेक को गोड्डा में ही ब्लड मिल गया है। मेहरमा बीडीओ ने गाड़ी भेजकर विवेक को गोड्डा सदर अस्पताल भेजा, जहां उनके टेस्ट हुई। विवेक को ब्लड की जरूरत थी, लेकिन ब्लड बैंक में विवेक के ग्रुप का ब्लड नहीं था, लिहाजा हेल्पिंग हैंड्स टीम से बात की गई और आखिरकार एक युवक जो है वो सामने आता है, उसने ब्लड दिया। विवेक वही लड़का है जिससे महज 1 यूनिट ब्लड दिलाने के लिए उसके पिता उसे साइकिल पर बैठाकर 400 किलोमीटर दूर जामताड़ा लेकर गए थे। जब विवेक की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया था और गोड्डा डीसी को निर्देश दिया कि विवेक के इलाज की समुचित व्यवस्था की जाए। आज विवेक को ठाकुर गंगटी से गोड्डा आना था, प्रशासन ने उसकी पूरी मदद की। यहाँ पे तो चढ़वा रहे हैं अगले सीजन से, जब मिल जाता है तब चढ़ा लेते हैं, और नहीं मिलता है तो नहीं चढ़ा पाते हैं, तो फिर जहाँ मिलता है वहीं जाना पड़ता है। क्या कुछ कारण रहा था जो कि आप गोड्डा में नहीं लेकर जामताड़ा चले गए थे? यहाँ पे नहीं था सर। था ही नहीं। आज कैसे आए? आज वीडियो साहब भेजे। कहाँ के वीडियो? मेहरमा ब्लॉक से। क्या भेजे थे? बोला कि वहाँ पे डोनर है तैयार। कुछ जगह मिले और कई एसोसिएशन और कुछ स्वयंसेवी संस्था उसके सहायता के लिए आगे आए। हम लोगों ने भी उसके लिए सहायता के लिए कुछ न कुछ प्रयास किया। इसके पूर्व में भी उसको 5 बार यहाँ से हम लोगों ने ब्लड दिया है। जामताड़ा में मनरेगा योजना लूट की योजना बनकर रह गई है। योजना में लूट खसोट इस तरह हावी है कि दिव्यांगों को भी ठगने से पंचायत कर्मी बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला कुंडेर प्रखंड के बाबूपुर पंचायत का है, जहां दिव्यांग दीनबंधु मंडल को मनरेगा के तहत एक सिंचाई कूप मिला था, जिसके लिए उन्हें मात्र 6,000 रुपए ही मिले। लेकिन इस योजना में अब तक मजदूरी मद में कुल 1,51,976 रुपए और सामग्री मद में कुल 1,55,000 रुपए की निकासी की जा चुकी है। उन्होंने पंचायत के कर्मियों पर गलत तरीके से पैसा उठाकर बंदरबाट करने का आरोप भी लगाया। वहीं पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद झा बाटुल ने कहा कि बिचौलियों की वजह से योजनाओं में लूट खसोट मची हुई है और जिला प्रशासन जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति करता है। बंधु मंडल नाम का एक व्यक्ति है जो दिव्यांग है, उसको एक कुआं मिला है। कुआं 7 फुट है, 7 फुट खुदाई हुआ है। मजदूरी मद से 1,51,976 रुपये की निकासी हुआ है। मटेरियल से 1,55,415 हुआ है। इसका वर्क कोड है IF 708090149692 नहीं, वो तो अभी तुरंत सूचना मिली है हमको, अभी तुरंत आए थे पूर्व मंत्री महोदय
और उस पर हम लोग जो है अभी देखे हैं, उसमें भुगतान वगैरह से संबंधित जो उनका है कि कितनी राशि की निकासी हुई है वो तो मिल रहा है, कंप्यूटर हम लोग नेट से निकालें। खतरे में देश के आम नागरिक हैं, लेकिन साथ में सरकार की जान अटकी है। जी हां, देश के हर नागरिक को कोरोना के कहर से बचाया जा सके, इसके लिए सरकार हर जतन कर रही है। देखिए भोपाल के मालवा जिले में कैसे लोगों को वैक्सीन के लिए घर घर जाकर न्योता दिया जा रहा है। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण लोक है और सरकार भी सच को बखूबी समझती है। यही वजह है कि केंद्र हो या राज्य सरकार, देश के हर नागरिकों को टीका देने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। भोपाल के आगर मालवा जिले की ये तस्वीर ही देख लीजिए। यहाँ वैक्सीनेशन के लिए लोगों को घर घर जाकर उन्हें पीले चावल देकर टीका लेने का न्योता दिया जा रहा है। कैंप के लिए निकाय अमले द्वारा एवं अपने प्रबंध समिति के सदस्य द्वारा घर घर जाकर टीके लगाने के लिए आम नागरिकों को टीके लगाने हेतु पीले चावल देकर उनसे निवेदन किया गया कि आप टीके लगवाएं। दरअसल आगर मालवा जिले की सुसनेर में कोरोना की दूसरी लहर ने बेहद कहर बरपाया था। यहाँ संक्रमितों की बहुत बड़ी तादाद सामने आई थी। बावजूद इसके स्थानीय नागरिकों में टीके को लेकर उत्साह देखने को नहीं मिल रहा था, जिसके मद्देनजर नगर पालिका की टीम सीएमओ सहित घर घर जा रहे हैं और लोगों से वैक्सीनेशन कैंप आने की अपील कर रहे हैं। वैक्सीनेशन के लिए लोगों को मनाने की अनूठी पहल इन दिनों लोगों के बीच चर्चा का विषय है, जिसका असर भी दिखने लगा है। जो लोग कल तक वैक्सीन के नाम पर भड़क जाते थे, वो वैक्सीनेशन के लिए तैयार हो रहे हैं। उम्मीद है कोरोना के खिलाफ जंग में संजीवनी बने टीके का महत्व लोग समझेंगे और कोरोना के खिलाफ जीत में भागीदार बनेंगे। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई और आज कहां है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।